नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त के सुर्खियों में। पिछले 16 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी। आज टोल प्लाजा फ्री और दिल्ली जयपुर हाईवे करेंगे जाम। निहंग भी आंदोलन में कूदे। किसान आंदोलन पर खालिस्तानियों वामपंथियों का कब्जा। खुफिया एजेंसियों ने केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट में किसान आंदोलन के हाईजैक होने की बात कही। पीएम मोदी आज फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक को करेंगे संबोधित। प्रेरित भारत बनाने उद्योग जगत की भूमिका पर अपने विचार करेंगे साझा। देहरादून में इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल रन का फ्लैग ऑफ। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जवंता को दी बधाई। इस वित्तीय वर्ष में 30 बसें चलाने की कोशिश। नैनीताल के मेलरोज कंपाउंड में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश से मौसम हुआ सर्द। मैदानी क्षेत्रों में बड़ी ठंड। आसमान में भी छाए रहे बादल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डोईवाला से बड़ी खबर बताते हैं आपको। डोईवाला से इस वक्त की बड़ी खबर। माजरी से शुरू हुई स्वामित्व योजना। डोईवाला से खबर बता रहे हैं आपको। माजरी से शुरू हुई है स्वामित्व योजना। सीएम की महत्वपूर्ण योजना है स्वामित्व योजना, जो कि माजरी से शुरू की गई। इस योजना से पट्टा धारक लोगों को मालिकाना हक मिलने वाला है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर ग्रामीणों ने सीएम का आभार जताया है। माजरी से स्वामित्व योजना शुरू की गई है। डोईवाला से खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम की यह योजना काफी महत्वपूर्ण है। इस योजना से जो पट्टा धारक है उनको मालिकाना हक मिल जाएगा, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने सीएम का आभार भी जताया है। माजरी से स्वामित्व योजना की शुरुआत करी गई है और सीएम की काफी महत्वपूर्ण योजना है स्वामित्व योजना। उत्तरकाशी से बड़ी खबर बताते हैं आपको। राज्य मंत्री बनने पर जगवीर भंडारी का यमुना घाटी दौरा। बड़ी खबर उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां पर राज्य मंत्री बनने पर जगवीर भंडारी का यमुना घाटी दौरा। यमुना घाटी में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बड़कोट लोनवी विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करी गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत व भाजपा संगठन का धन्यवाद दिया है। राज्य मंत्री बनने पर जगवीर भंडारी का यमुना घाटी दौरा। यमुना घाटी में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत व भाजपा संगठन का धन्यवाद किया है राज्य मंत्री जगवीर भंडारी ने। उत्तरकाशी से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर यमुना घाटी में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। डोईवाला से बड़ी खबर बताते हैं आपको। शहर की अब थर्ड आई से निगरानी की जाएगी। डोईवाला से खबर बता रहे हैं, जहां पर शहर की निगरानी अब थर्ड आई से की जाएगी। जी हां, डीजीपी के आदेश के बाद सीसीटीवी लगवाए जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे लगेंगे और शहर की निगरानी की जाएगी। कोतवाल सूर्यभूषण नेगी ने इसकी जानकारी दी है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर अब शहर की निगरानी थर्ड आई से की जाएगी, यानी कि शहर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। डीजीपी के आदेश के बाद सीसीटीवी लगेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से ये कैमरे लगवाए जाएंगे। कोतवाल सूर्यभूषण नेगी ने इसकी जानकारी दी। आपको बताते चले, अब शहर की निगरानी थर्ड आई से की जाएगी, यानी कि सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। डीजीपी ने इसके आदेश दिए। सुरक्षा की दृष्टि से लगेंगे कैमरे। कोतवाल सूर्यभूषण नेगी ने इसकी जानकारी दी है। शहर की अब थर्ड आई से निगरानी की जाएगी, यानी कि डीजीपी के आदेश के बाद सीसीटीवी लगवाए गए। सुरक्षा की दृष्टि से
कैमरे लगे। कोतवाल सूर्यभूषण नेगी ने इसकी जानकारी दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजकुमार अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, अब शहर की निगरानी थर्ड आई से की जाएगी, यानी कि सीसीटीवी लगवाई जाएंगी, क्या कुछ है इसकी पूरी जानकारी जानना चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए, जब से डीजीपी का चार्ज अशोक कुमार जी ने संभाला है तब से लगातार एक के बाद एक तमाम निर्णय ऐसे ले रहे हैं जो कि जनहित में शहरों की सुरक्षा से संबंधित है। इसी कड़ी में डीजीपी ने कहा था कि तमाम ऐसे शहरों को जहां पे अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे, ऐसी गलियों को भी जहां पे संभावना है कि क्राइम हो सकता है, तो वहां भी निगरानी के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्लानिंग तैयार की थी। उसी को अब यहाँ पर मूर्त रूप भी दिया जा रहा है। सभी कोतवालियों में हम देख रहे हैं कि थर्ड आई के रूप में सीसीटीवी कैमरों को लगाया जा रहा है। डोईवाला की अगर मैं बात करूं तो डोईवाला सीएम साहब की विधानसभा है और सबसे पहले कार्य इस डोईवाला में शुरू हुआ है। तमाम जगह पे हमने देखे थे कि सीसीटीवी कैमरे कल शाम को लगाए गए थे। 19 कैमरे फिलहाल लगाए गए हैं, अभी और भी कैमरे लगाए जाएंगे। तो सूर्यभूषण नेगी जो कि कोतवाल है डोईवाला के, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे गली मोहल्लों में और बैंकों के आसपास कैमरों की तादाद बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा सुनसान जगह पर कैमरे लगाए जा रहे हैं, तमाम चौकों पर भी कैमरे लगाए जा रहे हैं। कुल मिला के इस योजना का यही मुख्य उद्देश्य है कि सुरक्षा के कदम को जो है बेहतर किया जाए और लगातार, क्योंकि जन शिकायतें भी थी कि कैमरे लगाए जाए, क्योंकि घटनाएं होती है उनका पता नहीं चल पाता, तो उसको देखते हुए ये शुरुआत हुई है डोईवाला से। और फिलहाल जो है 19 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। थर्ड आई इसको नाम दिया गया है डीजीपी की तरफ से। तो लगातार हम देख रहे हैं कि कोशिश पुलिस की यही है कि सुरक्षित किया जाए सभी को। अगर कोई घटना घटती है या क्राइम होता है तो उसके तत्काल निवारण के लिए भी इस तरह की जो है ये कैमरे काम करने वाले हैं। जी राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर डीजीपी के आदेश के बाद सीसीटीवी लगे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे लगवाए गए हैं। कोतवाल सूर्यभूषण नेगी ने इसकी जानकारी दी। शहर की अब थर्ड आई से निगरानी की जाएगी। डोईवाला से खबर बता रहे हैं आपको। डोईवाला से बड़ी खबर बता दें आपको, देर रात हो रही बारिश से ठंड बढ़ चुकी है। डोईवाला से खबर बता रहे हैं, देर रात से हो रही बारिश से ठंड बढ़ी। किसानों के लिए लाभकारी है ये बारिश से मौसम और ज्यादा सर्द हो चुका है। अभी भी क्षेत्र में बारिश का दौर जारी है। जी हां, आपको बताते चलें, सर्द के मौसम में जहां बारिश होने लगी है, तापमान में और ज्यादा गिरावट आ गई है, यानी कि सर्दी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। देर रात हो रही बारिश से ठंड और ज्यादा बढ़ चुकी है। डोईवाला से खबर बता रहे हैं आपको। और अभी भी कई जगह बारिश हो रही है। किसानों के लिए ये जो बारिश है काफी लाभकारी है। बारिश से मौसम और ज्यादा सर्द हो चुका है। अभी भी क्षेत्र में बारिश का दौर जारी है। मंगलौर से बड़ी खबर बताते हैं आपको, मौसम ने बदला है मिजाज। मंगलौर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मौसम से बदला मिजाज। बारिश होने से मैदानी क्षेत्रों में सर्दी और ज्यादा बढ़ चुकी है। आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं। ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको मंगलौर से, जहां पर बारिश की वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ चुकी है। मौसम का मिजाज बदल चुका है। बारिश होने से मैदानी क्षेत्रों में सर्दी बढ़ चुकी है। आसमान में अभी भी छाए हैं बादल। रुड़की में सुबह 4 बजे से हो रही हल्की बारिश ने ठंड और भी ज्यादा बढ़ा दी है। वहीं बारिश से किसानों के चेहरे में खुशी देखने को मिल रही है। किसानों की माने तो ये बारिश गेहूं की फसल के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती। आपको बताते चले, मौसम विभाग ने 5 दिन का अलर्ट किया था और ये भी चेताया था कि अभी और भी ज्यादा ठंड बढ़ेगी। जहां उत्तरकाशी जनपद में बारिश हो रही है, वहीं सुक्की चौप, हर्षिल, गंगोत्री एवं
जानकीचटी, यमुनोत्री धाम क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा देहरादून शहर में इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल रन का फ्लैग ऑफ पर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून की जनता को बधाई देते हुए कहा कि ये एक अच्छी शुरुआत है और पर्यावरण की दृष्टि से ये उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी देहरादून के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 30 बसें चलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि धीरे धीरे मसूरी, ऋषिकेश और हरिद्वार तक इन इलेक्ट्रॉनिक बसों को चलाया जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार भी प्रयास कर रही है कि 2030 तक पूरे देश को इलेक्ट्रॉनिक बसों की ओर लाया जाए। इस अवसर पर मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा, विधायक गणेश जोशी एवं सीईओ स्मार्ट सिटी देहरादून आशीष श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। तो पोल्यूशन के कंट्रोल में बहुत बड़ा रोल होगा इसका। दूसरा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट देहरादून में एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम लोगों को दे पाएंगे, जिससे कि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में आसानी होगी। सर, चार्जिंग कैपेसिटी की बात करें, कितना चार्ज एक बार में चार्ज करने के बाद? एक बार चार्ज करने के बाद ये 150 किलोमीटर जो है ये बस आराम से चलेगी। इसका बहुत ज़्यादा महत्व भी है और आवश्यकता भी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहे और अधिक बने। इस दृष्टि से प्रदूषण कम से कम कैसे किया जा सकता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 28 दिसंबर से अपने दूसरे चरण के प्रवास की शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरे चरण के प्रवास में मुख्यमंत्री उन 3 जनपदों में भ्रमण करेंगे जहां उनका दौरा बाकी रह गया है। दूसरे चरण के प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा अधिकारियों के साथ करेंगे। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारी से भी मुलाकात करेंगे। प्रवास अभी जो टेंटेटिव जो बना है वो 28 दिसंबर को मैं अपने प्रवास के दूसरे चरण की शुरुआत करूंगा। 3 जनपदों में मेरा प्रवास, रात्रि प्रवास नहीं हो पाया था, तो मेरी कोशिश होगी कि इस महीने में उसको पूरा करूं। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए घातक हमले की प्रदेश के पर्यटन, सिंचाई, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कड़ी निंदा करते हुए हमलावरों को गिरफ्तार और दंडित करने की मांग करी। सतपाल महाराज ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के बढ़ते प्रभाव और नड्डा जी के दौरे में टीएमसी बौखला गई। ममता को भी अब पैरों के नीचे से जमीन खिसकती नजर दिखाई दे रही। भाजपा अध्यक्ष नड्डा जी के काफिले पर जिस सुनियोजित तरीके से हमला हुआ उससे टीएमसी की हताशा और बौखलाहट स्पष्ट दिखाई दे। महाराज ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इन दिनों बंगाल दौरे पर हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर बंगाल सरकार का रवैया ठीक नहीं है। जिस प्रकार की लापरवाही बढ़ती जा रही है वह लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं का भाजपा के काफिले पर लाठी डंडे और पत्थरों से हमला किया गया है, जिसमें बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी घायल हुए हैं, जबकि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इस हमले में बाल बाल बच गए। महाराज ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में टीएमसी गुंडों की इस कायराना हरकतों की वजह से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी में काफी आक्रोश है और इस हमले की पार्टी की ओर से निंदा की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक खजवान दास इस घटना की घोर निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस दौरान खजवान दास ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल सरकार की ओर से लोगों को उकसाया जा रहा है और इसका जवाब आगामी चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता जरूर देगी। कुल मिलाकर के जो पश्चिम बंगाल में जो घटना घटित हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है
इसकी जितनी भी निंदा करनी चाहिए वो बहुत ही कम है, क्योंकि एक जिम्मेदारी के तहत मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जो वहाँ पे जो कुछ हुआ और जो घटित हुआ है उसके सीधे सीधे जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर जाती। काशीपुर में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसके बाद भीमताल के लिए रवाना हो गए, जहां वे रात्रि विश्राम किया और आज सुबह 10:30 बजे कैची धाम के दर्शन करेंगे, जिसके बाद ठीक 4 बजे हल्द्वानी में आम जनता और पत्रकारों से करेंगे वार्ता और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। नैनीताल मल्लीताल सैनिक स्कूल के पास स्थित मेलरोज कंपाउंड क्षेत्र में स्थित तिवारी निवास में शाम करीब 8:15 बजे आग लग जाती है। आग धधकने पर आसपास के लोगों को पता चलता है, जिसके बाद से अग्निशमन विभाग को सूचना दी जाती है। मेलरोज भवन में लगी आग थोड़ी ही देर में शोलों में तब्दील हो जाती है। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें दूर से देखी जा सकती थी। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम को दुर्गम एवं सक्रिय मार्ग होने के कारण मौके पर पहुंचने में काफी समस्या आई। 2 घंटे से भी अधिक समय बीतने के बाद आग पर काबू पाने की लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताए जा रहे हैं। गनीमत ये रही कि आग लगने से कोई जनहानि नहीं हो पाई। ना पानी वहाँ पर चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, उनका पानी हमेशा खत्म हो जाता है। सड़कों में इंक्रोचमेंट है, उसको भी कम कर कुछ नहीं हो रहा है। गाड़ी की लाइट जरूर करवाइए। मतलब ये स्थिति होगी, हम तमाशा देखेंगे, घर जलेगा। घर जल रहा है, कोई नहीं। इंसान अपना घर बनाता है इतने मेहनत से, भूख लगा के बनाता है, मतलब और उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है। मतलब उनको फोन करो 5-10 मिनट करके तो पूरा घर जल जाएगा। हमारे सबने फोन कर दिया उधर से। शॉर्ट सर्किट है, तिवारी जी के यहाँ से लगा हुआ है, प्रोफेसर साहब के यहाँ से लगाए। हमें तो मालूम ही नहीं था बीच वाले में। कितने घर थे इसमें टोटल? कितने घर हैं? 4 घर जल गए हैं। 5 परिवार, कितने परिवार हैं? 4 परिवार। 4 परिवारों का घर है। 4 परिवार, कहीं उधर को फिर वो लोनी जी का भी न चला जाए। अभी अगरवाल आग फैलने का पूरा खतरा बना हुआ है। पूरा खतरा बना हुआ है। जब तक आग नहीं बुझेगी तब तक समस्या बड़ी है। आग जब तक नहीं बुझेगी ये पूरा मोहल्ला जा सकता है। देश भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर के लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जिसको लेकर के केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तराखंड सरकार भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। आपको बताते चले, राज्य में जनवरी 2021 में पहले चरण में 20% लोगों को वैक्सीन मुहैया करवाई जाएगी, जिसको लेकर के उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है कि वैक्सीन को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन को लेकर रखने के लिए सारी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमारे हिल्स में देखिए बीच में बिकॉज वहाँ पर जो मतलब दिए गए कि हमें पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ पर्सनल्स को आइडेंटिफाई करना है, तो हमने जितने भी पर्सनल्स हैं अपने उनको आइडेंटिफाई करके हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया है। तो ये फर्स्ट फेज हमारा पूरा हो गया। सेकंड, इसके बाद हमारा जो वैक्सीनेशन चेन्स है, जिसके लिए हमारे जो कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स हैं या जो अन्य प्रकार की चीज़ें होती हैं, उसका एक डिटेल एक गैप एनालिसिस करना था। वो गैप एनालिसिस करके भारत सरकार से हमने जो फर्दर हमें कोल्ड चेन इक्विपमेंट चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए जो हमें इक्विपमेंट चाहिए, उसका डिमांड भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया है। जूना अखाड़े के हिमालयन योगी और पिथौरागढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता स्वामी वीरेंद्रानंद जी महाराज ने महाकुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत से भेंट की है और महाकुंभ की तैयारियों पर गहन चर्चा की गई। इस दौरान मेला अधिकारी दीपक रावत के द्वारा हरिद्वार महाकुंभ के युद्ध स्तर पर की जा रही, जिस पर वीरेंद्रानंद जी महाराज ने खुशी जताई और जूना अखाड़े के पूर्ण सहयोग करने की बात कही है। आपको बताते चले, स्वामी वीरेंद्रानंद ने पिछले 1 माह से हरिद्वार में महाकुंभ की तैयारी में लगे हुए हैं। उत्तराखंड में लगातार महामारी से बचने के लिए सरकार हर तरीके से हथकंडे अपना रही है। वहीं कोविड-19 के चलते उत्तराखंड के जिलों से 737 कैदियों को भी पैरोल पर छोड़ा गया।
जिसमें अभी भी 100 से ज़्यादा कैदी नहीं लौट पाए हैं, जिसकी समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कई कैदी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद भी कैदियों का कुछ अता पता नहीं है। वहीं अब इस पूरे मामले पर आईजी जेल ने बताया कि जल्द ही इन कैदियों को गिरफ्तार किया जाएगा और पुनः ही जेलों में भेजा जाएगा। दिनों करीब 737 के आसपास कैदी जो थे वो पैरोल पे गए थे, उसमें से करीब 100 के आसपास अभी उन्होंने वापसी नहीं करी है। इस संबंध में जितने भी जिला सुपरिटेंडेंट हैं कारागार विभाग के और जो जिला में पुलिस अधीक्षक है हमारे जनपदों में, उनको निर्देशित किया गया है कि उनको अरेस्ट करके उनको कारागार में। बंगाल में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए पथराव को लेकर के देहरादून में महानगर युवा मोर्चा ने ममता सरकार का पुतला दहन करके जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महानगर युवा मोर्चा अध्यक्ष अंशु चावला का कहना है कि ममता सरकार द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया जा रहा है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए ममता सरकार पूरी तरीके से बौखला गई है। देखिए, जिस प्रकार से कल पश्चिम बंगाल के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जाती है, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जिस प्रकार से ईंट पत्थरों से उनके काफिले के ऊपर हमला किया जाता है, निश्चित तौर पर आज पूरा देश उसकी भर्त्सना कर रहा है। और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर वहां की जनता को एक गुमराह किया जा रहा है, मैं मानता हूं कि वहां की ममता सरकार इस वक्त बहुत परेशान है। प्रदेश में आगामी 15 दिसंबर से सभी उच्च शिक्षण संस्थान खुलने जा रहे हैं। आपको बताते चले, हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में त्रिवेंद्र सरकार ने सभी कॉलेजों को खोलने की अनुमति दे दी है। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार व्यवस्था बनाए रखने की पूरी तरीके से विफल साबित हुई। उनका यह भी कहना है कि अगर सरकार कॉलेजों को खोलती है तो उनके लिए पहले से पूरी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे कॉलेजों में संक्रमण का खतरा पैदा ना हो सके। देहरादून से बड़ी खबर बताते हैं आपको। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, बारिश के बीच पासिंग आउट परेड। भारतीय सेना को मिलेंगे 325 जांबाज। मित्र देश के 70 कैडेट्स भी हैं शामिल। चप्पे चप्पे पर तैनात सेना के सशस्त्र जवान। बारिश के बीच पासिंग आउट परेड। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर बारिश के बीच पासिंग आउट परेड करवाई जा रही है। देहरादून से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बारिश के बीच पासिंग आउट परेड हो रही है। लाइव तस्वीरें देहरादून से आपको हम दिखा रहे हैं। बारिश के बीच पासिंग आउट परेड जारी है। देहरादून से ये तस्वीरें लाइव आप देख सकते हैं। तो देहरादून से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर बारिश के बीच पासिंग आउट परेड हो रही है। लाइव तस्वीरें आपको देहरादून से हम दिखा रहे हैं। पासिंग आउट परेड ये आप देख सकते हैं जहां पर बारिश के बीच ये पासिंग आउट परेड हो रही है। भारतीय सेना को आज 325 जांबाज अधिकारी मिल जाएंगे। बारिश के बीच पासिंग आउट परेड का नजारा आप देख सकते हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लाइव तस्वीरें हैं देहरादून से जहां पर बारिश हो रही है और पासिंग आउट परेड भी की जा रही है। भारतीय सेना को मिलेंगे 325 जांबाज अधिकारी। भारतीय सेना को मिलेंगे 325 जांबाज अधिकारी। बारिश के बीच पासिंग आउट परेड करवाई जा रही है। मित्र देश के 70 कैडेट्स भी इसमें शामिल हैं।
बारिश के बीच पासिंग आउट परेड की तस्वीरें लाइव देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पर। देहरादून से आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मित्र देश के 70 कैडेट्स भी इसमें शामिल हैं। देहरादून से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। मित्र देश के 70 कैडेट्स इस पासिंग आउट परेड में शामिल हैं। 325 जांबाज अधिकारी आज मिल जाएंगे भारतीय सेना को। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से, जहां पर ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। देहरादून से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर पासिंग आउट परेड की जा रही है। भारतीय सेना को 325 जांबाज अधिकारी आज मिलने वाले हैं। मित्र देश के 70 कैडेट्स भी इसमें शामिल हैं। Ladies and gentlemen, you can see the Adjutant, Lieutenant Colonel Raman Gakkar, Singamedi, on his great. बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस मूल मंत्र पर काम कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन को योगी सरकार ने प्रदेश में नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। अब लोग अपने आसपास साफ सफाई को लेकर खासे जागरूक हो चुके हैं। खुले में शौच कभी बड़ी समस्या हुआ करती थी, लेकिन योगी सरकार के प्रयासों की बदौलत आज हालात बदल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले ODF घोषित हो चुके हैं। बनारस में लोगों की सोच भी बदली है